अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक स्पेशल के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है केपी प्रोविंस से, जहां पर साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने एक नई जमात बनाने का ऐलान किया है और उसके साथ उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी शामिल हुए हैं और उसके अलावा 57 मजीद अरकान पार्लियामेंट जो सूबाई असम्बली है उनके अरकान की शमूलियत का दावा किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं केपी से हमारे नुमाइंदे सराजुद्दीन साहब। सराजुद्दीन, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और कौन कौन से अरकान शामिल हो रहे हैं परवेज खटक साहब के साथ। आज मौसम कुछ ज़्यादा गर्म है और पॉलिटिकली भी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी गर्मी आई है, गहमागहमी आई है और साथ ये कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है, तो इस वजह से कुछ गुजारा हो रहा है। आज अहम डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, जो जीटी रोड पे जो जगला का एरिया है, यहाँ पे नॉर्मली इस तरह की पॉलिटिकल सरगर्मियाँ नहीं होती हैं और खिलाफ तवक्कुह यहाँ पे एक गैदरिंग तहरीक इंसाफ जो उसके नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से, और परवेज़ खटक जो है वो खुद यहाँ पे आए थे और ये मेन एरिया है। अभी भी मैं जीटी रोड पे इसी एरिया पे ही मौजूद हूँ और हम लोग सुबह से ही यहाँ पे थे इसकी कवरेज के लिए, लेकिन हैरान कुन तौर पर हमें जाने नहीं दिया गया, परमिशन इजाज़त नहीं मिली। अरेंजमेंट इंतजाम मुकम्मल किए गए थे, बहुत आला किस्म के इंतजाम थे, खाने का भी इंतजाम था, हॉल के अंदर पहले से एसी वगैरह लगा के माहौल को बिल्कुल ठंडा करके रखा हुआ था, लेकिन मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया। वो आए हैं और वहाँ से लोगों से मिले हैं, कुछ लोग उनसे पहले आए थे और कुछ जो है उनके बाद आए हैं। परवेज़ खटक के आने के बाद साबिक वज़ीर आला महमूद खान बाद में आए, तो वो परवेज़ खटक ने उसका इस्तकबाल किया और उन्हें रिसीव किया है हॉल के अंदर, और वहाँ पे कुछ माहौल में उनके आपस में बातचीत हुई और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर तस्वीरें लगा के उनकी एक प्रेस रिलीज मीडिया को जारी की है कि भाई ये लोग हैं। अच्छा, जिन लोगों की प्रेस जी जी रिलीज वसीम साहब, की है और जो अफराद वहां बताए गए हैं उनमें कोई बड़े नाम भी हैं आपके ख्याल में? कौन कौन से बड़े नाम हैं? देखिए अगर अगर इस हिसाब से देखें, परवेज खटक एक खुद तो एक पॉलिटिकली इंतहाई मेच्योर और सीनियर सियासतदान है, नो डाउट उसके जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं और उन्होंने इस पार्टी को लीड किया, सरबराह हैं। उसके साथ जो नाम है वो महमूद खान जो है साबिक वज़ीर आला रहे हैं, इस हिसाब से एक नाम है और अपने हल्के में उसका एक से है और कुछ हद तक लोग उसे पसंद करते हैं, ये है। लेकिन जो तवक्कुह कर रहे थे कि पेशावर से जो यहाँ पे सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं और चूँकि मरकज़ है, प्रोविंशियल कैपिटल है, यहाँ से जो पाकिस्तान परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक अरकान थे या उनके रहनुमा थे वो अपने साथ लेके जाएंगे, ये बातें चल रही थी, लेकिन ये नज़र नहीं है। पेशावर से हम देखें, इश्तियाक ओडमर हैं, साबिक सूबाई वज़ीर जंगलात हैं, और इसके अलावा शौकत अली हैं हाजी, वो एमएनए रहे थे और कुछ पार्लिमानी कमेटीज़ के कुछ हेड करते थे विफाक में, और इसके अलावा कुछ खास पीरफिदा और इसके अलावा कुछ नाम नहीं ले सके। जैसे ऐसे नाम हो जो पार्टी को डिफेंड कर सके, पार्टी के ऊपर बात कर सके, जैसे तैमूर जगला हैं, जैसे कामरान खान बंगश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये लोग काफ़ी सीनियर और यंग क़यादत हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा शौकत अली यूसुफजई हैं, साबिक गवर्नर शाह फरमान हैं, और लोग हैं वो हमें नज़र नहीं आए, और ये बताया यही जा रहा था कि ये लोग भी परवेज़ खटक के साथ ऐलान करेंगे, उनके साथ चलने की हामी भरी है। लेकिन जब हमने रब्ता भी किया है, जब वहाँ पे हम गए, तो हमें ये ना उनकी तस्वीरें आई, ना प्रेस रिलीज में उनका नाम आया है। बाकी ओवरऑल तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक नुमाइंदगी दी गई है। जैसे मैं एक बात करूँ चतराल की नुमाइंदगी, चतराल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान वगैरह मुंतखब नहीं थे, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी सीट पे एक वज़ीरज़ादा था जो वज़ीर आला के मुशीर भी रहे हैं, तो इसका नाम शामिल है, वो उसमें शामिल है, लेकिन वो खुद मीटिंग में मौजूद नहीं थे, मैंने उसको देखा भी नहीं, ना उसकी तस्वीरें कहीं पे आई थी कि उसको देखें, लेकिन लिस्ट में उसका नाम शामिल है। ये बताने का मकसद ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में वसीम साहब इन लोगों ने एक एक नुमाइंदगी उसको दी हुई है, ये फलान डिस्ट्रिक्ट से, ये फलान डिस्ट्रिक्ट से, ये पूरे केपी से कोशिश करके इनको दी है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे इकबाल वज़ीर हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से मुंतखब होकर आए थे, यहाँ पे वो वज़ीर भी रहे थे। वो सबसे पहले केपी में 9 मई के बाद लाताल्लुकी का ऐलान करके पार्टी छोड़ने का उसने ऐलान किया था, वो ऐसे लोग उसके साथ शामिल हुए हैं। अब अगर बात करें वसीम साहब इलेक्टेबल्स की, क्या ये लोग इंतखाबात में इनका किस तरह रोल होगा, क्या जीत सकेंगे, ये एक
الگ بحث ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ ہمیں نظر نہیں آئے جو اپنے دم پر جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے یا پی ٹی آئی میں آئے تھے. جیسے آپ دیکھیں پشاور سے 2 سابق ایم این ایز آج ہمیں نظر آئے. ہفتے کے روز یہ لوگ اچانک انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، ان کی ضمانت مسترد ہوئی تو ان لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا. یہ لوگ جیل میں تھے، تو جیل سے یہ لوگ ڈائریکٹ وہاں پہ آئے. ارباب وسیم اور ملک واجد. ارباب وسیم نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں 2018 میں شامل ہوئے تھے، اور نون لیگ میں اس کے بھائی پہلے ایم این اے تھے. اس کی وفات کے بعد یہ ضمنی انتخابات کے اوپر ارباب وسیم منتخب ہوئے تھے، اور پھر 2018 میں دوبارہ اپنے ہی بھتیجے کے مقابلے میں یہ جیت کر آئے تھے. تو ارباب وسیم کی کچھ حد تک سے ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ ملا کر اپنے انڈیپینڈنٹلی کس طرح جیت سکتے ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. کیونکہ پرویز خٹک کے اپنے کوئی ووٹ بینک کسی صوبے میں نہیں ہے. پرویز خٹک کو اگر ووٹ ملیں گے تو صرف نوشہرہ میں جو ان کا اپنا حلقہ ہے، اسی حلقے میں اس کے ایک سے ہے، اسی حلقے میں اس نے کام کیا ہے، اسی حلقے میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے جو غم ہے خوشی ہے اس میں وہ شرکت کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. تو وہاں پہ لیکن پرویز خٹک کے ہٹ کے پارٹی ہیڈ کے طور پر اس کی ایکسیپٹنس پی ٹی آئی میں نہ تھی، ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ابھی اس پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح چلاتے ہیں. یہ الگ بیس ہے. یہ بتائیے گا کہ پرویز خٹک کا ایک بڑا دلچسپ سیاسی کیریئر ہے. پیپلز پارٹی سے انہوں نے آغاز کیا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان کو پولیٹیکل ایڈوائس دیتے تھے، بڑی سینر قسم کے ایڈوائس، جو سمجھداری کی باتیں جو کرتے تھے وہ پرویز خٹک ہی کرتے تھے. تو ان کے کیریئر کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کہاں سے انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا، اور ان کی سیاسی زندگی کا جو سفر ہے، اور آج یہاں پر ایک نئی پارٹی جو بنائی ہے اس کے سربراہ کے طور پہ مرج کیا. تو ان کے کیریئر کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ناظرین؟ وسیم صاحب، پرویز خٹک کے بارے میں یہاں پہ مشہور ہے کہ وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہے. شیرپاؤ کا آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا شاگرد کہا جاتا ہے. آفتاب احمد خان شیرپاؤ جو جوڑ توڑ اور اسی جو سیاست ہے اسی کے ماہر ہیں. پرویز خٹک جو ہے وہ 80 کے دہائی میں ٹھیکیدار ہیں، اور وہ وہاں سے جو ڈسٹرکٹ کونسل سے انہوں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور وہ پھر وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی، اور وہاں سے اپنے ایک باقاعدہ سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا. وہاں سے پھر وہ پروونشل اسمبلی پہنچے، وہاں سے وہ وزیر رہے، اور اس کے بعد وہ تقریباً 9 کے 10 سال وہ رہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد وہ شیرپاؤ کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بغاوت کی. پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ گروپ کے نام سے ان لوگوں نے گروپ بنایا. جس طرح آج اس نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک پارٹی بنائی ہے، اسی طرح ان لوگوں نے اپنی پارٹی بنائی، اور پھر اسی سٹائل سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ شیرپاؤ گروپ کے ساتھ تھے. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی جو حکومت تھی اس دور میں وہ وزیر بھی رہے ہیں اپاشی وغیرہ کے، اور امیر حیدر خان ہوتی کابینہ میں. اور اس کے علاوہ وہ 2013 کے انتخابات سے پہلے وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے. تحریک انصاف کے عمران خان کے ساتھ اس کے اچھے ٹرم تھے. وہ کالج دور میں عمران خان کے جونیئر بھی تھے، اور اس وجہ سے عمران خان کے پرسنل اس کے ساتھ سلام دعا اور ایک حد تک کچھ حد تک دوستی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ تھی. اور پرویز خٹک کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ اور منہ پھٹ ٹائپ کے سیاستداں ہیں. وہ بات اسٹریٹ کرتے ہیں، اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. نارملی لوگ اس کو پارٹی کے اندر اور یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ شپ کے دور میں بیوروکریٹس کے طور پر ایک تاثر اس کو ڈکٹیٹر کے طور سے یاد کرتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر کی طرح اپنی منمانی کرتے ہیں، کسی کی بات نارملی نہیں سنتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں نارملی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، اور باقی باتیں وہ زیادہ تر ویلیو نہیں دیتے ہیں. پرویز خٹک جب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے اس دور میں بھی یہ اپنے طور پر یہ کام کرتے تھے. یہ شیرپاؤ کو اپنے ساتھ اتحادی کر کے ملا لیا. آخر ٹائم میں انہیں بدنام کر کے حکومت سے بے دخل کیا، ان کے وزراء کو پر کرپشن کے چارجز لگائے، اور پھر اس طرح کر کے یہ پولیٹیکلی انجینئرنگ کرنا، گیم کرنا، لوگوں کو ملانا، جوڑ توڑ کرنا، یہ پرویز خٹک کا خاصہ ہے. لیکن پرویز خٹک کو اگر دیکھیں عوامی سطح پر دیکھا جائے، عوامی سطح پر پرویز خٹک اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے. کافی تفصیلات بتائی ہیں، لیکن کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں تو کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ان کے ہیں کہ ظاہر ہے جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں، اور ایمرج کی ایز اے لیڈر. ظاہر ہے انہوں نے اپنی پوری پارٹی ایک بنائی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کو کیسے لے کے آگے چلتے ہیں. تاہم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پرویز خٹک نے
पहली दफा पीटीआई को एक ऐसी जमात बनाया था जिसने दूसरी दफा केपी का सूबा जीता और उसकी हुकूमत हासिल की। इससे कबल जब भी कोई केपी में पार्टी हुकूमत बनाती है तो उसको दूसरी हुकूमत नहीं मिलती। तो ये एक बड़ी कामयाबी उनकी थी कि उन्होंने दूसरी दफा हुकूमत बनाई, गवर्नेंस के किसी हद तक उन्हें बेहतर दिखाई थी, जाहिर है पजीराई मिली थी पीटीआई को। लेकिन आप ये बताइए कि जो नई पार्टी बनी है वो पीटीआई के लिए कितना बड़ा धचका है। ज़ाहिर है 2 साबिक वज़राए आला उनके चले गए हैं और 57 के करीब दावा किया जा रहा है कि एमपीएस भी गए हैं। तो आपके ख्याल में कितना बड़ा धचका है? क्या पीटीआई का वोट बैंक स्टिल इंटैक्ट है? आपने जैसे बताया कि ज्यादा नहीं है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई स्टिल एक बहुत बड़ी पावर वहां पे मौजूद रहेगी, या परवेज खटक ने जैसा दावा किया है कि पीटीआई का सफाया हो चुका है, ये बात दुरुस्त है? इस बात का अंदाजा ना इसके जो नाम इसने रखा है या नाम तजवीज़ की है, इस नाम से ही बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। परवेज़ खटक या इसके साथ जो लोग आए हैं उनका टारगेट या जिन्होंने पार्टी बना के दी है या आइडिया दिया है परवेज़ खटक को, इनका थीम ये है कि किसी तरह पीटीआई का जो वोट बैंक है या हमदर्दियाँ हैं वो किसी तरह इनको मिले। वो आज़ाद तौर पर अपना भी कोई नाम तजवीज़ कर सकते, नाम रख सकते थे, पीटीआई से मिलते जुलते नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। इनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनके वोट को ये लोग हासिल कर सकें, उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर सकें, और उनके ख्याल यही है कि शायद नेक्स्ट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस ना हो, उसके अभी फ्यूचर के हवाले से कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो इस जो गैप है, इस गैप को ये लोग पूर्ण करने के लिए या इस गैप से फ़ायदा उठाने की एक इनकी कोशिश है। अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका है, शायद मंकी शरीफ जो नौशेरा का जो हल्का है वहीं से एक बड़ा अपसेट हो सकता है कि यार वहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जीत जाएगी। लेकिन जो बाकी हल्के हैं यहाँ पे नहीं लगता है कि इसी तरह के मतलब कोई बहुत बड़े सरप्राइज परवेज खटक देने में कामयाब हुए हैं, कोई मतलब इलेक्टेबल्स अपने साथ उठाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग हैं परवेज खटक के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान के नाम या उसके जो निशान है बल्ले के ऊपर ज्यादातर लोग आए थे। जैसे आप हाजी शौकत अली को देखें, 2013 में ये 4थे नंबर से भी नीचे था। फिर 2018 में जाके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसने शमूलियत इख्तियार की है, फिर इसको कामयाबी मिली है, ये नेशनल असेंबली तक पहुंचे। इससे पहले ये 2-3 दफा कस्मत आजमाई कर चुके थे लेकिन इससे कामयाबी नहीं मिली थी। और इसके अलावा और भी हैं, इश्तियाक उमर को आप देखें, इश्तियाक उमर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही उसने सियासत का आगाज़ किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही वो असेंबली में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उसे वजारत मिली थी। इस तरह अगर जमाल है ये वो वजीर थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के, सेम सिचुएशन है उसकी भी। पीरफिदा की भी आप देख लें, उसका भी यही सूरत हाल है। बाकी जितने भी मेजॉरिटी हैं ज़्यादातर लोगों की हालत है। लेकिन अगर आप देखें महमूद खान की भी 2018 से पहले सिचुएशन ये थी, लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद अपने हल्के में काफ़ी काम किया है, मोटरवेज किया है, अपने इलाके तक ले के गए हैं और इसके अलावा काफ़ी काम किया। तो हल्के में अब उसकी अपने अपने एक शनाख्त है, वोट बैंक है, लोग उसे वोट देते हैं। तो कुछ लोग हैं, हम नहीं कह सकते कि 100% सारे जो हैं वो वोट नहीं ले गए या इलेक्टेबल्स नहीं है, वो इलेक्टेबल्स भी उसके साथ है। लेकिन जिस तरह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ है, नहीं लग रहा है कि जो मौजूदा जो 57 लोग 56 लोग उनके एक नाम फहरिस्त उन्होंने जारी की है उसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या कुछ टफ टाइम मिलेगा, नहीं लग रहा था। इससे पहले ये भी दावे किए जा रहे थे कि एएनपी से भी कुछ इलेक्टेबल्स जो है वो परवेज खटक को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी आज मीटिंग में या उनकी जो गैदरिंग थी उसमें मौजूद नहीं थे, उनके नाम नहीं आए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफस्सल तरीके से बात की और बताया कि ज़्यादा इलेक्टेबल्स नहीं हैं उनके साथ शामिल हुए, और बड़ी तफसीलात आपने शेयर की हैं। लेकिन देखिए कि ये एक पहला दिन है एक नई पार्टी के लॉन्च का, और उसमें बहुत सारे एमपीएस शामिल भी हुए हैं। अभी ये वक्त बताएगा, आने वाला वक्त, कि ये मोमेंटम कितना गैदर करता है, परसेप्शन को कितना चेंज करता है। एक परसेप्शन भी होती है, इससे पहले तक इंटैक्ट थी पीटीआई केपी में, और ये नहीं तासुर जा रहा था कि यहाँ पे कोई दरार पड़ सकती है। वोट बैंक जरूर होगा इमरान खान साहब का मौजूद, मगर अगर एक हवा चल पड़ती है, और जो हवा का आज पहला झोंका चला है, अगर ये हवा चल पड़ती है तो इसका बड़ा नुकसान उनको फ्यूचर में हो सकता है, और सियासी गेम बदल सकती है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि पीटीआई को कितना धचका बड़ा पहुंचा है, और वक्त का मोमेंटम उसे कहां लेके जाता है, और मुस्तकबिल क्या होगा इस पार्टी का। और हम आपको जैसे जैसे मजीद तफसीलात इसकी आती जाएंगी और जो जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। सिराज, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, नाज़रीन हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले एक प्रोग्राम के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।